रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम तमाम प्रकार के थ्योरी, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करते हैं, उसको आराम से करते हैं। इस क्लास को लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की विद्या नोटबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निर्दिष्ट समीकरण। तो निर्दिष्ट समीकरण ये क्या होता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग विद्युत सेल के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं, तो उसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करिए। इलेक्ट्रोड विभव तथा क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य क्या होता है, के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण, संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है, निर्दिष्ट समीकरण। क्या कहलाती है, निर्दिष्ट समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण कहलाती है। तो आई होप ये परिभाषा आपने अच्छे से समझी होगी। और क्लास शुरू करने का यही नियम है कि आप कॉपी और पेन को हाथ में लेके बैठिए और जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं वो अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो एक हमारे पास में, हमारे सामने कौन से एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये समीकरण दिया था। तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मन साइंटिस्ट थे। यदि कोई साइंटिस्ट भारत का होता तो भारतीय साइंटिस्ट होता, अमेरिका का होता तो अमेरिकन साइंटिस्ट, लेकिन ये जर्मनी के रहने वाले थे तो ये जर्मन साइंटिस्ट हुए। तो जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेर्नेस्ट के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेर्नेस्ट के अनुसार, आगे क्या है, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेर्नेस्ट के अनुसार क्या होता है, इन्होंने क्या बताया था, किसी ताप पर धातु, क्या बताया था, किसी ताप पर धातु, धातु क्या होती है, M/M(n+), ठीक है। धातु के विभव जो विभव होता है E, ठीक है, विभव E। तो ये क्या होता है, विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब क्या लिखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम लोग E0 से लिखते हैं, E0। और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, जो धातु आयनों की सांद्रता होती है, धातु आयनों की सांद्रता, इसको क्या लिखते हैं, Mn+। धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है, निम्नलिखित संबंध
संबंध होता है। तो इन्होंने बताया है जो संबंध होता है वो कैसा होता है, निम्नलिखित संबंध होता है। तो उस संबंध को हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपने कॉपी पे उतार ली होंगी। तो अभी तक आपने परिभाषा सीखी, अब इन्होंने किस तरीके से सूत्र को बताया था उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने सूत्र दिया है ई बराबर होता है ई नॉट, ठीक है। तो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, -2.30, ठीक है, 2.303 RT, इतनी जानकारी इन्होंने बताई। ये अपने सूत्र और फार्मूले से निकालने के बाद इन्होंने इतनी चीज़ें बताई। log 10 1/m(n+1). तो ये सूत्र नेर्नेस्ट ने निकाल के हमें बताया था, ठीक है। तो ये सूत्र किस तरीके से बनता है आप पहले तो जानकारी लिख ही ली है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे R क्या है, T क्या है, NF क्या है, तो ये कहाँ से निकल के आता है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो R क्या है, R जो है यहाँ पे गैस नियतांक है, गैस नियतांक R दे रखा है। F क्या है, F का मतलब होता है फैराडे, F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। और क्या F क्या दे रखा है, F यहाँ पे फैराडे को दर्शा रहा है, जो स्मॉल लेटर N में लिखा है, इनका मतलब होता है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Mn प्लस एक इसको दर्शा रहा है, ये विलयन में धातु, आयनों की सांद्रता को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो निर्नेट जी का समीकरण होता है वो इस तरीके से, इस प्रकार से आपके सामने है, वो इस ऐसे ही बना है और इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो निर्नेट समीकरण कुछ इस तरीके से होता है। और फैराडे का सूत्र आगे आता है। फैराडे का सूत्र आपने कल की क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, किस तरीके से फैराडे ने अपने प्रयोग में बताया था। और चलिए आगे की चीज़ें कौन सी होती हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, इसके बारे में। सबसे पहले फिर से इसको डिलीट करते हैं और फिर देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है इसके बारे में हेडिंग डालते हैं, फिर देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो हेडिंग कौन सी आपके सामने पड़ जाती है, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल किसको कहा जाता है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा किस तरीके से आती है, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा
जिसमें जिसमें रासायनिक ऊर्जा जिसमें रासायनिक जिसमें रासायनिक ऊर्जा जिसमें रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में जिसका एक दूसरे में क्या किया जाता है, अंतः परिवर्तन करते हैं, अंतः परिवर्तन करते हैं, अंतः परिवर्तन करते हैं। अर्थात विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, इसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोनों काम जो होते हैं ना दोस्तों, एक साथ संपन्न होते हैं। अब देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल किसे कहा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो इसके आगे की हेडिंग, आगे की चीजें क्या आती है, विद्युत अपघटनी सेल। कौन सी हेडिंग डालते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, इसके बारे में देखते हैं। इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा इस सेल में क्या होता है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या होता है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इनमें बाह्य विद्युत धारा की क्या होता है, इसमें बाह्य विद्युत धारा की सहायता से क्या लिखते हैं, सहायता से क्या होता है, सहायता से रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो ये हमारे पास विद्युत अपघटन का उदाहरण हो जाता है। अगली हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या कहा जाता है, इसकी परिभाषा को हमने स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है, इसको पढ़िए और ठीक है अपनी कॉपी पे नोट करिए। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए डेनियल सेल को ले लेते हैं। डेनियल सेल क्या होती है, डेनियल सेल हेडिंग डाल लीजिए। डेनियल सेल एक वोल्टेज सेल है। इस सेल में दो प्रकार के विलयन यानी ठीक है का प्रयोग यानी CuSO4 ZnSO4 का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा संपर्कित किया जाता है।
तो हमारे पास में क्या है परिभाषा, किस तरीके से कहती है, तो हम एक तरीके से देखते हैं। हमने एक तो यहाँ पे कोई विद्युत अपघट्य ले लिया है, ठीक है। तो इसे समझने से पहले क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा। तो चीज़ें आपके सामने भी हैं, तो एक हम लोग इधर से भी विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक हमने छड़ यहाँ पे ले ली, एक किसी भी इलेक्ट्रोड की छड़ को डाल दिया और क्या किया है, इसमें एक विलयन भर देते हैं, ठीक है। जो कि आपके सामने भरा है, इसमें एक विलयन भर दिया। विलयन के बाद में एक तरफ जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, इसमें ZnSO4 का विलयन भरा है, इसमें CuSO4 का विलयन भरा है, ठीक है। तो ये जिंक की छड़ हो जाएगी, ये कॉपर की छड़ हो जाएगी। और इसको क्या करते हैं, एक लवड़ सेतु के द्वारा लवड़ सेतु के द्वारा बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कौन सी कहलाती है सेल, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। तो अगली हेडिंग कौन सी डालेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, इसको डालिए, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सेल यानी बैटरियों के प्रकार कितने होते हैं, उत्क्रमणीय के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम आता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल आपको हेडिंग डाल लेनी है। प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेलों में इलेक्ट्रोडों अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाता है, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उदाहरण शुष्क तथा लेक्लांसे सेल। तो ये सेल कहाँ पे, घड़ी में प्रयोग होता है, दीवार घड़ी में प्रयोग होती है सेल, और कहाँ कहाँ पे, इनका मतलब यही होता है कि इस सेल को दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जाता, एक बार यूज कर लो और फिर निकाल के फेंक दो, बस प्राथमिक सेल हो गई। अब द्वितीयक सेल कौन सी होती है, द्वितीयक सेल, इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करा के पुनः आवेशित किया जा सकता है। इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, अतः इन सेलों को संग्रह सेल भी कहा जाता है। सीसा सेल इसका उदाहरण है। जैसे जो ट्रक में लगी होती है, इसको रिचार्ज किया जाता है, हमारे फ़ोन में पड़ी होती है, कैमरे में पड़ी होती है। इस प्रकार के सेल को हम कई बार चार्ज किया, फिर से डाउन किया, चार्ज किया, फिर से डाउन किया, तो इस प्रकार की बैटरी के द्वितीयक सेल के उदाहरण होते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लेनी है आपको, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, इसको आपने बना लेनी है, ठीक है। जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई, इसको आपको लिख लेना है, ये आगे काम देने वाली है। तो दोस्तों अगली हेडिंग कौन सी डालोगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनको देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेनी है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है, अर्थात जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है, उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है तथा वह सबसे अच्छा अपचायक होता है। उदाहरण के लिए प्रबलतम अपचायक, जिसे हम लोग लिथियम कहते हैं, जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अभी अभी आपने देखा है। तो क्या होता है, नंबर 2, नंबर 3, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः वह प्रबलतम आकर्षी कारक होता है। उदाहरण के लिए प्रबलतम आकर्षी कारक जो है ना, वो आपने अभी अभी रासायनिक श्रेणी में देखा है, वो कौन सा है, F2, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड से जो जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर आकर्षीकरण होता है, उसे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं तथा उन्हें H2 से ऊपर रखा जाता है, परंतु विद्युत रासायनिक श्रेणी से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होता है, उनका इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होता है तथा उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से नीचे रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहीं पे धराशायी हो जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कल की क्लास में
सबसे बेहतर तरीके से सीखेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को। और हाँ, जाने से पहले फिर से वही बात, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।